हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। इसके पिछले दूसरे वीडियो में मैं आपको एल्केनों के रासायनिक अभिक्रियाएं बता रहा था, रासायनिक गुणधर्म बता रहा था, जिसमें एक गुणधर्म हमने पढ़ा हैलोजनीकरण। ये हैलोजनीकरण है जिसको आपने कल देखा है। अब इस हैलोजनीकरण के 3 स्टेप होते हैं, जैसा हम कल बात कर रहे थे या पिछले क्लास में बात कर रहे थे। पहला है प्रारंभन यानी कि शुरुआत होना, दूसरा है संचरण यानी आगे बढ़ना, और तीसरा है समापन यानी समाप्त हो जाना। तो इन 3 पदों को हम बारी बारी से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहली प्रक्रिया है प्रारंभन। देखिए, सबसे पहले जो हैलोजन जुड़ने वाला है, जैसे मान लो आप क्लोरीन को जोड़ना चाहते हैं, तो क्लोरीन चूंकि Cl2 के रूप में रहता है, तो सबसे पहले इसको Cl में अलग अलग करना पड़ेगा, विघटन करना पड़ेगा, तब तो वो उसके साथ जुड़ेगा। तो ये विघटन जो है प्रारंभन में वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन अणु के सम अपघटन होमोलिसिस से प्रारंभ होती है। सम अपघटन कहते हैं जब कोई चीज 2 बराबर भागों में बंटता है तो उस प्रक्रिया को हम सम अपघटन कहते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है 2 बराबर भाग में बटा और 2 क्लोरीन परमाणु में बट गया, ये इसलिए सम अपघटन है। क्लोरीन क्लोरीन आबंध कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन आबंधों की तुलना में दुर्बल है। 2 कार्बन जुड़ते हैं या कार्बन हाइड्रोजन जुड़ते हैं, वहां पर वो बहुत मजबूत आबंध होता है, लेकिन क्लोरीन क्लोरीन का आबंध थोड़ा कमजोर होता है, उसको आसानी से आप तोड़ सकते हैं, अतः यह आसानी से टूट जाता है। तो आप देख सकते हैं क्लोरीन जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में समान विदलन होता है इसका, और 2 क्लोरीन एटम बनते हैं। इसमें ऐसे करके हमको ऐसे डॉट लगाना रहता है, एटम बनता है। क्लोरीन मुक्त मूलक फ्री रेडिकल बोलते हैं। आपने सुना होगा कि फ्रिज में, एसी में जो गैस भरी होती है, जिसको हम फ्रियॉन गैस या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, वो हमारी ओजोन परत को नष्ट करती है। कैसे नष्ट करती है? तो वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली जो गैस है, वो जैसे ही हवा में जाती है वहाँ से ऐसे ही क्लोरीन मुक्त हो जाते हैं, और ये क्लोरीन ओजोन के अणु के साथ क्रिया करके उसको ऑक्सीजन में बदल देते हैं, मतलब ओजोन को तोड़ देते हैं, इसलिए ओजोन नष्ट होता है ये क्लोरीन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल, या इसी को हम कहते हैं नवजात क्लोरीन। तो पहले हमने नवजात क्लोरीन बना लिया। ठीक है, अब दूसरा है संचरण। अब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रक्रिया की शुरुआत क्या हुई कि 2 क्लोरीन के परमाणु आपस में जो जुड़े हुए थे वो टूट के अलग अलग हो गए। अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक जो हैं मेथेन अणु पर आक्रमण करके कार्बन हाइड्रोजन आबंध को तोड़कर HCl बनाते हैं। देखिए, मीथेन जो है इसमें 4 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करता है, जैसे 2 क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन इसके 1 हाइड्रोजन को लेके अलग हो जाता है और HCl बना लेता है, और फिर दूसरा क्लोरीन जो है इसके इस H की जगह में जुड़ जाता है यहाँ पर। समझ रहे हैं? तो एक क्लोरीन ने H को लेकर के HCl बना के अलग हो गई, वो तोड़ दिया उसको, और मेथिल मुक्त मूलक बनाते हैं। क्योंकि पहले ये जो है तीनों जो हैं हाइड्रोजन अभी जो जुड़े हुए हैं, तो ये CH3 हो गया, फिर इसमें एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा जो दूसरा क्लोरीन बचा है, तो फिर ये क्लोरोमीथेन हो जाएगा। अब ये अभिक्रिया को अग्र दिशा में ले जाते हैं। तो अभी सबसे पहले क्या हुआ, प्रारंभन में क्लोरीन के 2 एटम जो है मुक्त हुए, फिर ये एक HCl को लेकर के, मतलब एक हाइड्रोजन को लेकर HCl बना लिया। ये दूसरी प्रक्रिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये मीथेन है, इसमें ये क्लोरीन आक्रमण किया तो एक हाइड्रोजन को लेकर के ये HCl बना के अलग हुआ। अब ये मेथिल मुक्त मूलक बन गया। अब मेथिल मुक्त मूलक क्या करेगा, ये जो बचा हुआ एक क्लोरीन है उसको अपने में जोड़ करके CH3 बना लेगा, CH3Cl बना लेगा। लेकिन उससे पहले वो क्या करता है कि एक और क्लोरीन को तोड़ देता है। क्लोरीन का एक और अणु टूट जाता है, उसमें से एक क्लोरीन लेके ये बना लेगा। अब फिर से एक क्लोरीन मुक्त हो गया। अब ये क्लोरीन
पुनः वो उसी वाली प्रक्रिया में चला जाएगा जिस प्रक्रिया को आपने शुरू में प्रारंभन में देखा, संचरण में देखा, वहाँ पर चला जाता है। देखिए, मेथिल मुक्त मूलक क्लोरीन के दूसरे अणु पर आक्रमण करके क्लोरोमेथेन बना लेता है तथा एक अन्य क्लोरीन मुक्त मूलक बनाते हैं जो क्लोरीन अणु के समांसन के कारण बनते हैं, समांस विदलन के कारण से बनते हैं। मतलब क्या हुआ कि पहले क्लोरीन का एक अणु टूटा, 2 क्लोरीन के परमाणु बने, उसमें से एक क्लोरीन का परमाणु मीथेन के हाइड्रोजन को लेके HCl बना लिया। फिर जो ये मेथिल मूलक बना, ये दूसरे क्लोरीन अणु को तोड़ करके इसका एक क्लोरीन लेकर के कहाँ गया, यहाँ पर नहीं बनाया है, ठीक है। तो दूसरे को लेकर के CH3, दूसरे क्लोरीन को लेकर के CH3Cl बना लेता है। अब ये CH3Cl आगे फिर से क्लोरीन को तोड़ेगा और फिर से 2 क्लोरीन जुड़ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, ये फार्मूला गड़बड़ बनाया है, आपको मैं बता रहा हूँ क्या है ये जो है यहाँ पर इसको नहीं लिखना है, ये CH3 है बस। ये CH3 एक क्लोरीन अणु को तोड़ा और एक क्लोरीन परमाणु को जोड़ लिया, दूसरा क्लोरीन अणु मुक्त हो गया, ठीक है। अब मेथिल तथा क्लोरीन मुक्त मूलक जो उपरोक्त पदों में क्रमशः क और ख से प्राप्त होते हैं पुनः व्यवस्थित होकर श्रृंखला अभिक्रिया का प्रारंभन करते हैं। अब ये आगे और जोड़ते जाएगा जो मुक्त मूलक हैं क्लोरीन को, ठीक है। तो ये CH2Cl2 बन जाएगा। फिर यहाँ पर एक गलती है छपने में, ठीक है। अब ये CH2Cl2 जो है आगे फिर से क्लोरीन को तोड़ेगा और CHCl3 बना लेगा। ये यहाँ पर ना बहुत गलतियाँ लिखी है यार, ये बहुत गलतियाँ दिया है इसने, ठीक है। तो ये एक एक स्टेप आगे बढ़ता चला जाएगा, हाइड्रोजन इसमें से निकलता चला जाएगा और क्लोरीन जुड़ता चला जाएगा। तो 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन तक जुड़ते जाएंगे। फिर तीसरा है समापन। कुछ समय पश्चात अभिकर्मक की समाप्ति तथा विभिन्न पार्श्व अभिक्रियाओं के कारण अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। जब उसमें जगह ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ पर जोड़ोगे, सारे हाइड्रोजन निकाल के आप जोड़ चुके क्लोरीन, तो अब हाइड्रोजन खत्म हो गया एल्केन के अंदर, तो फिर और आप वहाँ पर नहीं जोड़ सकते, तो वहाँ पर वो समापन हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या हो रहा है, तो पूरा पद दिखा रहा है यहाँ पर कि जो बचे हुए हैं आखिरी में, मान लो क्लोरीन के परमाणु बचे हुए हैं तो वो आपस में जुड़ के Cl2 बना लेंगे। कोई मेथिल मूलक बचे हुए हैं तो ये आपस में जुड़ के एथेन बना लेंगे, है ना। और अगर मेथिल मूलक हो सकता है क्लोरीन को जोड़ करके ये क्लोरोमेथेन आगे बना ले, तो ये सारी चीज़ें आखिरी में हो सकती हैं बचे खुचे जो मुक्त मूलक हैं उनसे, चाहे वो मुक्त मूलक क्लोरीन का हो चाहे मुक्त मूलक मेथिल का हो, ये आपस में क्रिया कर लेते हैं। तो ये पद ग है। यद्यपि पद ग में CH3Cl एक उत्पाद बनता है, किंतु ऐसा होने में मुक्त मूलकों की कमी हो जाती है, क्योंकि मुक्त मूलक यूज हो रहे हैं, देखिए, है ना। मेथेन के क्लोरीनीकरण के दौरान एथेन का उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में बनने के कारण को उपरोक्त क्रियाविधि द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जब मीथेन का क्लोरीनीकरण कर रहे हैं तो एथेन ये जो है ये सह उत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। उसको इस विधि द्वारा आप समझ सकते हैं, इन पदों के द्वारा समझ सकते हैं कैसे बनता है। अब नेक्स्ट प्रक्रिया है दहन। अभी तक आपने हैलोजनीकरण देखा, रासायनिक अभिक्रिया में हैलोजनीकरण कि जो एल्केन है यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से क्रिया करते हैं, है ना, और एल्किल हैलाइड बनाते हैं। उनको एल्किल हैलाइड कहेंगे। जब एल्केन में जुड़ जाएंगे हैलोजन तो एल्किल हैलाइड हो जाएंगे। अब दहन का इनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। आप बहुत सारी गैसें यूज़ करते हो अपने किचन में, तरह तरह के गैस, जैसे अगर आप बायोगैस का उपयोग करते हो, गोबर गैस का, तो गोबर गैस का मुख्य अवयव होता है और वो होता है मीथेन। करीब 65% मीथेन उसमें पाया जाता है, ठीक है। और जैसा मैंने कहा था एलपीजी है तो एलपीजी में ब्यूटेन मुख्य अवयव है और थोड़ा सा प्रोपेन भी है। तो इन चीज़ों का उपयोग अपने किचन में करते हो। सीएनजी है, एलएनजी है, इनका उपयोग अपनी गाड़ियों में करते हैं अगर, तो वहाँ पर भी ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन ये सब गैसें भरी होती हैं।
तो दहन से बहुत ऊर्जा निकलती है, उनका उपयोग आप करते हो, है ना। एल्केन वायु तथा डाइऑक्सीजन की उपस्थिति में, डाइऑक्सीजन का मतलब O2 की उपस्थिति में गर्म करने पर पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं तथा साथ ही अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। हम यहाँ पर फार्मूले में जरूर पढ़ रहे हैं कि वो दहन के बाद CO2 बनाती है और पानी बनाती है, लेकिन वो अगर पूर्णतः दहन नहीं कर पा रही है, उसको इंजन जो है जहाँ पर आप इसको जला रहे हो या गैस चूल्हा जला रहे हो, वहाँ पर अगर इसका दहन पूरी तरह से नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो फिर वो CO2 के साथ साथ CO भी बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वही धुआं के रूप में निकलता है। तो गाड़ियों में जो धुआं निकलता है उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो इनके अपूर्ण दहन से बनता है। और इसीलिए आजकल की जो गाड़ियां आ रही हैं, BS6 वाली जो गाड़ियां हैं, उसमें इंजन को इस तरह से बनाया गया है कि उसके अंदर ये गैसें या ये जो पेट्रोलियम वगैरह हैं वो पूरी तरह से जल सकें और धुआं कम से कम निकले, क्योंकि वही प्रदूषण कारण है। CO2 बहुत ज़्यादा प्रदूषण कारण नहीं है, वो ठीक है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं पेड़ पौधे लगा के। लेकिन अगर प्रदूषण ज़्यादा होता है, दूसरे जो जहरीली गैसें हैं, तो फिर वो उनको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मीथेन को देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और H2O में जल जाता है, तो इसकी जो दहन ऊष्मा निकली 1 मोल में 890 किलो जूल निकली। ध्यान रखेंगे, किसी चीज़ से ऊष्मा निकलती है तो हम उसको माइनस में दिखाते हैं, और जब किसी चीज़ में ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसको धन चिन्ह से दर्शाते हैं। और यहाँ पर H का मतलब है एंथैल्पी, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ हीटिंग, एंथैल्पी ऑफ हीटिंग है ये, मतलब गर्म करने पर जल जाता है और फिर वो और अधिक ऊष्मा निकालने लगती है, ठीक है। ब्यूटेन को देखिए, जो आपके LPG में होता है, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करता है, लेकिन जल करके अगर ये पूरी तरह से जल जाता है CO2 H2 में, तो ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा मुक्त करती है। जहाँ पर मीथेन जो है सिर्फ 800-900 किलो जूल उत्पन्न कर रही है, यहाँ पर ब्यूटेन जो है करीब करीब 3000 से थोड़ा कम ये ऊष्मा मुक्त कर रही है, 2875.84 किलो जूल पर मोल। तो सोच सकते हैं कि करीब करीब 3.5 गुना ज़्यादा ऊष्मा मुक्त करने की क्षमता ब्यूटेन में होती है। इसलिए ब्यूटेन को हम एक छोटे सिलेंडर में 10, 12, 14 किलो के सिलेंडर में भर के रखते हैं और वो हमारे महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक चल जाता है, क्योंकि उसको कम उपयोग करना पड़ता है। लेकिन उसी को अगर आप गोबर गैस प्लांट लगाते हो, तो गोबर गैस प्लांट में उसका जो चेम्बर होता है जहाँ पर गैस इकट्ठी होती है, वो बड़ा सा चेम्बर होता है और उसमें गोबर गैस इकट्ठी होती रहती है, मीथेन, उसको हम लाते हैं और गैस चूल्हा में जलाते हैं। तो गैस चूल्हा उसका ना थोड़ा अलग रहता है, ज़्यादा नहीं, बस वो बर्नर जो होता है ना वो थोड़े बड़े छेद वाले होते हैं, उसमें माचिस मार के जलाना पड़ता है, वो लाइटर से नहीं जलता, तो फिर वो जलने लगता है, तो उसमें ज़्यादा गैस खपती है, तो ज़्यादा उत्पन्न भी हो रही है। बड़े से चेम्बर में आपने बनाया है गोबर गैस प्लांट, और घर में जबकि छोटा सिलेंडर है ब्यूटेन के लिए, आपके LPG के लिए, तो ऊष्मा में बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों के। अब एल्केनों के क्वथनांक एवं गलनांकों में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो जब आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और 2-मेथिल प्रोपेन है, ये यहाँ पर ये फार्मूला को ठीक नहीं लिखा है, यहाँ पर मेथिल ग्रुप है, 2-मेथिल प्रोपेन, मतलब ये ब्रांचिंग वाला है ना, ये सीधी चेन वाली है, ये ब्रांच वाली है, बस और कोई फर्क नहीं है। ये पेंटेन है, तो ये सीधी चेन वाली है, ये ब्रांच चेन वाली है, ये ब्रांच चेन वाली है पेंटेन में, है ना। वैसे हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, नोनेन है, डेकेन है, आइकोसेन है, ये C10 वाला है और ये C20 वाला है, आइकोसेन। अणुभार किस तरह से बढ़ रहा है, तो 16, फिर 30, 44, 58, 58, 72, 72, 86, 100, 114, 128, 142, 282। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ रहा है, लगभग वैसे ही क्वथनांक और गलनांक भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ परिवर्तनों के साथ, ज़्यादा नहीं। जैसे देख सकते हैं 111, 184, 230, 272, फिर थोड़ा कम हुआ 261,
क्योंकि यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है। आप इसको देखेंगे तो हमने पढ़ा था कि जिसमें ब्रांचिंग रहती है वहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है क्वथनांक, क्योंकि वो गोल स्ट्रक्चर बन जाती है ना। फिर थोड़ी सी बढ़ी और बढ़ी, नहीं फिर कम हो गई, क्योंकि फिर ब्रांचिंग आ गई और कम हो गई और ज़्यादा ब्रांचिंग आ रही है। ब्रांचिंग में कम होगा बस, बाकी बढ़ता चला जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है इनके गलनांक क्वथनांक दोनों लगभग बढ़ते चले जाते हैं। बस एक ही कंपाउंड होगा और उसमें अगर सीधी चेन और ब्रांच चेन होगी तो ब्रांच चेन वाले की गलनांक क्वथनांक थोड़ी घटती है, क्योंकि सीधी चेन में बल ज़्यादा लगता है और जब वो ब्रांच कर लेती है तो गोल हो जाते हैं, उस समय बल कम लगता है उनके अंदर, अणुओं में, परमाणुओं में, तो फिर गलनांक क्वथनांक थोड़ी सी वहाँ पर घट जाती है। ये आपने देखा है शुरू में। दहन अभिक्रिया जो अभी हम देख रहे थे उसको आगे फिर थोड़ा सा बता रहा है, वो चार्ट थोड़ा सा पहले आ गया, उसको थोड़ा बाद में आना था। तो सामान्य अभिक्रिया एक फार्मूला अगर आप लिखना चाहें तो CnH2n+2, ये तो एल्केन है, आपको पता है। अब इसमें ऑक्सीजन कितना यूज होगा, ऑक्सीजन की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि ये N की मात्रा कितनी है, कार्बन और हाइड्रोजन की, उसके आधार पर ऑक्सीजन यूज होगा। तो 3n+1/2 इतना आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, 3n+1/2। ये n की मात्रा, मान लो ये n1 है या 2 है या 3 है, तो उसी के आधार पे n की मात्रा लिखेंगे। और CO2 भी उसी n के बराबर बनेगी जितनी n यहाँ पर है। जैसे मान लो कार्बन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 CO2 ही बनेगा, लेकिन H2O 5 तो बनेंगे, 5 मतलब एक ज़्यादा बनेगा H2। मान लो 4 कार्बन है तो 5 H2O बनेंगे, CO2 4 ही बनेंगे, ऐसा है। अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलने के कारण एल्केनों को ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। मैंने पहले बताया कि बहुत सारे ईंधन हैं हमारे घरों में, किचन में, ये सब में यूज हो रहे हैं। एल्केनों का अपर्याप्त वायु तथा डाइऑक्सिजन द्वारा अपूर्ण दहन से कार्बन का जल ब्लैक बनता है, जिसका उपयोग स्याही मुद्रण स्याही कि काले वर्णक पिगमेंट एवं पूरक यानी कि फिलर के रूप में होता है। तो मैंने अभी बताया था कि इनके अपूर्ण दहन से धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके साथ उसमें कार्बन के भी पार्टिकल निकलेंगे। ये देखिए कार्बन के पार्टिकल भी निकलते हैं जो कालिख के रूप में दिखता है। कोयला जब जलाओगे ना तो एक काला धुआं ज़्यादा दिखेगा आपको, उसमें ज़्यादा कार्बन निकलता है, और उस कार्बन को इकट्ठा करके ब्लैक पिगमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। उसी से काजल बना लेते हैं, उसी से पिगमेंट बना लेते हैं, स्याही बनाते हैं, प्रिंटर वगैरह में जो डलता है। आपने कभी देखा होगा लेजर प्रिंटर में ऐसे जो जहाँ पर भरता है वो कार्ट्रिज, पाउडर भरता है उसके अंदर, पाउडर, तो वो कार्बन का ही पाउडर है। वो खतरनाक होता है, उसको छूना नहीं चाहिए वो पाउडर, वो कैंसर का कारण भी हो सकता है। अब है नियंत्रित ऑक्सीकरण। भाई अभी आपने जब उसको पर्याप्त ऑक्सीजन दिया था तो जल गया था और जल करके CO2 H2 बनाया था, कुछ धुआं के रूप में निकल आया था। लेकिन मान लो आप उसको धीमे धीमे ऑक्सीजन देते हैं तो वो जल नहीं पाएगा, बल्कि वो दूसरे किसी केमिकल में बदलेगा। उसी चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो उच्च दाब डाइऑक्सीजन तथा वायु के सतत प्रवाह के साथ उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केनों को गर्म करने पर कई प्रकार के ऑक्सीकारक उत्पाद बनते हैं। ऑक्सीकारक उत्पाद मतलब जो बनेगा वो स्वयं ऑक्सीकारक रहेगा, जो किसी का ऑक्सीकरण कर सकता है, ऐसा चीज बनने वाला है। जैसे मीथेन है, इसको थोड़ा कम ऑक्सीजन में आप कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में और थोड़ा उच्च तापमान है, देख सकते हैं 523, यानी कि ये करीब करीब 150 के आसपास है ना, और 100 वायुमंडलीय दाब की प्रेशर, इसमें जब आप क्रिया कराते हो तो ये ऑक्सीजन इसके अंदर घुस जाएगा और मिथेनॉल बनाएगा, मिथेनॉल, ठीक है, जबकि वो जला नहीं है, देखिए मिथेनॉल बन गया। ये मिथेनॉल को वुड स्प्रिट भी कहते हैं, क्योंकि लकड़ी से भी इसको बनाते हैं, लकड़ी के प्रभाजी आसवन से बनाते हैं इसको, ठीक है। और कभी कभी ना ये मिथेनॉल जो है, जो शराब पीते हैं लोग, शराब में एक्चुअली इथेनॉल होता है, आपको पता होगा इथेनॉल, लेकिन कभी कभी
जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं या जो शराब बनाते हैं वो लोग ये सस्ता पड़ता है करके इसको मिला देते हैं उसमें, मिथेनॉल को इथेनॉल में, शराब में, वो जहरीली हो जाती है। उसी को पीने से लोग अंधे हो जाते हैं या मर ही जाते हैं। बहुत लोग जहरीली शराब पीने से मर गए करके न्यूज़ पढ़ते हो आप, तो मिथेनॉल मिला हुआ शराब पीते हैं लोग तो मरते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा मीथेन लिया, थोड़ा कम ऑक्सीजन लिया तो मिथेनॉल बना। अब आप मीथेन को थोड़ा सा कम कर लेते हो, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 ही लेते हो, ऑक्सीजन उतना ही। तो यहाँ पर मॉलिब्डेनेट जो उत्प्रेरक है उसकी उपस्थिति में गर्म करते हो तो ये एल्डिहाइड बनता है, मेथेनल। ये मेथेनल है, नॉल लिख दिया ये भी, मेथेनल। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड को अल कहा जाता है और एल्कोहल को ऑल कहा जाता है। जैसे मेथेनॉल, ये सही नाम लिखा है, लेकिन यहाँ पर मेथेनॉल गलत शब्द लिख दिया है, ये मेथेनल है, मेथेनल फॉर्मेल्डिहाइड इसका दूसरा नाम है और H2O बनता है। तो ये नाम थोड़ा सुधार लेंगे, ये मेथेनल है। वैसे ही आप देख सकते हैं ये CH3 यानी एथेन है। इसको ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में थोड़ा गर्म करते हो और यहाँ पर आपने क्या लिया, देखिए ये आपने मैंगनीज का कार्बोक्सिलिक साल्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मैंगनीज साल्ट लिया है और इसको जब आप क्रिया करा रहे हैं तो ये एथेनोइक एसिड बन रहा है, मतलब कि अम्ल बन रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और H2O। तो एथेन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है, मीथेन से या तो मेथेनॉल बन रहा है या मिथेनल बन रहा है, दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पर बन रही है। ठीक है, साधारणतः एल्केनों का ऑक्सीकरण नहीं होता, किंतु तृतीयक हाइड्रोजन H परमाणु वाले एल्केन पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकृत होकर संगत एल्कोहल देते हैं। अब तृतीयक हाइड्रोजन का मतलब क्या है, तो वो हाइड्रोजन जो तृतीयक कार्बन से जुड़ा है तो वो तृतीयक हाइड्रोजन होगा। आपने कार्बन के बारे में पढ़ा था ना कि कार्बन अगर किसी भी अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा है या किसी एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा है, या तो नहीं जुड़ा है या एक से जुड़ा है, तो हम उसे कहेंगे प्राथमिक कार्बन। 2 कार्बनों से जुड़ा है तो द्वितीयक, 3 कार्बनों से जुड़ा है तो तृतीयक, और 4 कार्बनों से जुड़ा है तो चतुष्क कार्बन कहलाता है। अब इसमें से चूंकि एक कार्बन के 4 बंध होते हैं और चारों अगर कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा, इसलिए चतुष्क हाइड्रोजन तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीयक हाइड्रोजन और तृतीयक हाइड्रोजन ये आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, जो हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है वो प्राथमिक हाइड्रोजन है, जो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है वो द्वितीयक हाइड्रोजन है, और जो तृतीयक कार्बन से जुड़ा है वो तृतीयक हाइड्रोजन है। लेकिन चतुष्क हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 बंध बना सकता है, तो चारों से अगर आपने कार्बन जोड़ दिया तो हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं है, जो चतुष्क हाइड्रोजन नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसमें से एक कार्बन कम है तो आप इसके जगह में हाइड्रोजन जोड़े होकर तो ये हाइड्रोजन तृतीयक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये कार्बन तृतीयक कार्बन है। देखिए 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो तृतीयक कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तृतीयक हाइड्रोजन है, सीधा सा बात है। ये देखिए यहाँ पर जो अभी बनाया था वही है, देखिए कि ये एक कार्बन है, इस कार्बन से 3 CH3 यानी कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। ये इसकी संरचना मैं बता रहा था आपको, है ना। तो तृतीयक हाइड्रोजन का हम क्या करेंगे, तो ये तृतीयक हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होके OH बना लेता है। ये देखिए OH हो जाएगा, ये H की जगह OH हो जाएगा। किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट, ये है ऑक्सीकारक। पोटेशियम परमैंगनेट एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, इसकी उपस्थिति में किसी का ऑक्सीकरण आप कर सकते हो, जिसको अपन पोटाश बोलते हैं। आप तो नहीं देखे होंगे, आजकल इसके प्रचलन कम है। पहले ज़माने में जो कुएं थे, कुएं के पानी को साफ करने के लिए इसमें ये डाला जाता था पोटेशियम परमैंगनेट, तो उसमें जो गंदगी होती थी उनका ऑक्सीकरण करके ये उसको पानी को साफ कर देता था। 1-2 दिन तक लाल रहता था पानी, 2-3 दिन तक लाल रहता था, उसको पीना मुश्किल रहता था थोड़ा सा, लेकिन उसको साफ करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो 2 मेथिल प्रोपेन जो था इसका आपने ऑक्सीकरण किया तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल बना।
इसको आप ऐसे ही करेंगे तो देख सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है। तो 2 पोजीशन पे मेथिल भी है और 2 पोजीशन पे ऑल भी है। तो मेथिल 2 पोजीशन पे है और 2 पोजीशन पे ऑल भी है प्रोपेन का, है ना, 1 2 3 प्रोपेन है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना आसान है, नहीं तो फिर मुश्किल होगा आपको। इसलिए आप पिछले सारे चैप्टर आप पढ़िए। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अपने दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दें कृपया, ताकि ये थोड़े चैनल का व्यू बढ़े थोड़ा सा, तो काम करने में और थोड़ा सा मुझे आसानी होगा। थोड़ा सा व्यू बढ़ते हैं तो मोरल बूस्ट होता है ना इंसान। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा शेयर कर दें अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में, तो थोड़े ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, है ना। और अभी मैं ऑनलाइन क्लास चालू करने वाला हूँ 12th के लिए। जो 12वीं का सिलेबस है उसको मैं लाइव क्लास में पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो उसकी भी तैयारी मैं कर रहा हूँ, बस ये खत्म होने वाले हैं, 1 2 चैप्टर है 11th के, फिर मैं लाइव 12th का पढ़ाने वाला हूँ। अब नेक्स्ट है समावयवीकरण या समावयवन। समावयव आप समझते हैं, समावयव क्या है? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है लेकिन उसकी संरचना में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अंतर रहेंगे दोनों के, तो वो समावयवी कहलाते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि ब्यूटेन को आप सीधा सीधा भी जोड़ सकते हो या एक शाखा के साथ जोड़ सकते हो, पेंटेन को 2 शाखाओं के साथ बना सकते हो, तो वो संरचनात्मक समावयवी हो गए। ऐसे बहुत सारे प्रकार के समावयता पाए जाते हैं जिसको हम यूनिट 12 में, इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। समावयवी कितने प्रकार के होते हैं उनको आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर एल्केन में समावयीकरण का मतलब क्या है कि मान लो एल्केन है जो सीधी चेन वाली है, आप उसको बदल के ब्रांच चेन वाले बना दिए तो वो उसका समावयीकरण हो गया। मतलब उसको एक समावय से दूसरे समावय में आप बदल रहे हैं अपनी किसी प्रक्रिया के द्वारा, तो वो समावयीकरण हो जाएगा। नॉर्मल एल्केन मतलब सीधे सीधे चेन वाले को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर वे उनके शाखित श्रृंखला वाले एल्केनों में समावीकरण कर देते हैं। देखिए मैंने कहा ना अभी कि सीधी चेन वाला कोई है उसको आप ब्रांच चेन बनाना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना है आपको, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड को लेंगे AlCl3, ये पानी खींच सकता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसको दोनों की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए तो सीधी चेन ब्रांच चेन में बदल जाती है। मुख्य उत्पाद नीचे दिए गए हैं तथा अन्य अल्प उत्पाद के बनने की संभावना भी होती है, जिससे आप सोच सकते हैं अल्प उत्पादों का वर्णन सामान्य कार्बनिक अभिक्रियाओं में नहीं किया जाता है। देखिए कैसे हुआ है। ये नॉर्मल हेक्सेन है, मतलब 6 कार्बन वाला है, CH3, फिर 4 बार CH2 फिर CH3। अब इसको निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, HCl गैस की उपस्थिति में आपने गर्म किया, तो इसमें से एक CH3 लंबाई से निकल के साइड में आके जुड़ा, CH2 साइड में आके जुड़ा आप कह सकते हैं, है ना। तो ये देखिए CH3 CH, यहां पर CH3 जुड़ा है, फिर CH2 फिर CH3, मतलब ये सेकंड पोजीशन पे जुड़ा। 1 है, 2 है, फिर 3 है, 4 है, फिर ये 5 कार्बन है, और ये एक CH3 यहां पर जुड़ा इसमें बीच से निकल करके, तो ये 2 मेथिल पेंटेन हुआ। अगर ये तीसरे पोजीशन पे जुड़ता है तो 3 मेथिल पेंटेन होता। ये देखिए सेकंड पोजीशन पे जुड़ा है, उसकी जगह थर्ड पोजीशन पे जुड़ जाएगा तो 3 मेथिल पेंटेन हुआ। तो मतलब सीधी चेन से निकल करके वो साइड में आके जुड़ गई, ये उसका समावयीकरण हुआ एक प्रकार से, ठीक है। अब है एरोमेटीकरण या एरोमेटेन। आप सीधे चेन वाले को रिंग में बदलते हो। ये देखिए सीधी चेन है, ये आपको रिंग जैसे बनाई हुई दिख रही, लेकिन है सीधी चेन। आप इसको सीधा करिए ना, यहाँ पर जुड़ा हुआ थोड़ी है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये सीधी चेन है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। इसको आपने क्या किया, रिंग में बदलना है, तो आपको इसमें से कुछ हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन को? हर एक में से एक एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा।
ये जितने भी CH3, CH2, 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 CH3 दिख रहे हैं, इनमें हर एक में एक एक हाइड्रोजन छोड़ना है और बाकी को निकाल देना है। उसके लिए आपको क्या करना है, क्रोमियम ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या मॉलिब्डेनेट, इनको लेना पड़ेगा किसी एक को, और आपको 773 तक गर्म करना है, मतलब 500 डिग्री गर्म करना है, और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगाना है आपको। तो क्या होगा, इनमें से हाइड्रोजन निकल जाएंगे, एक एक हाइड्रोजन बचेगा और ये ऐसे जुड़ जाएंगे। तो ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, इनके साथ सिर्फ एक एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ऐसा, ठीक है। और कार्बन में क्या होता है, 4 बंध होने चाहिए, तो एक बंध इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और 2 इस कार्बन के साथ बना हुआ है। वैसे ये कार्बन 1 और 2 3 और 1 4, ऐसा। तो इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल बंध होता है। ये बेंजीन बन गया, पता है आपको, बेंजीन। और बेंजीन में जो है ये जो डबल बॉन्ड है वो ये अलग अलग पोजीशन पे दिखा सकते हो, रेजोनेंस कहते हैं ना इसको, अनुनाद। जैसे यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड है, जबकि इसमें देखिए चेंज हो गया डबल बॉन्ड का पोजीशन, ये रेजोनेंस कहलाता है, दोनों के बीच में रहता है, इसलिए हम इसको ऐसे गोल बना देते हैं, है ना। तो ये बेंजीन बना। बेंजीन कैसे बना, तो सीधी चेन जो है वो रिंग में बदल गई, ये सीधी चेन है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए सीधी चेन है, ऐसा बना दिया है इसको दिखाने के लिए आपको। इसी तरह से टालवीन बेंजीन का मेथिल व्युत्पन्न है। टालवीन किसको कहेंगे, यहां पर CH3 जुड़ा रहेगा तो टालवीन कहलाएगा बेंजीन में। टालवीन के विरेचन के लिए आप कौन सी एल्केन सुझाएंगे, कौन सी एल्केन सुझाएंगे, मीथेन ले लीजिए, CH4 यहां पर जुड़ जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो यहां के कार्बन में जुड़ा है उसको निकालना पड़ेगा आपको, तो आप एल्केन के रूप में आप मीथेन ले लीजिए, सीधी सी बात है। अब है नेक्स्ट भाप के साथ अभिक्रिया। भाप का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, पानी का भाप बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, आपको कभी महसूस किया होगा, जैसे कुकर वगैरह है या कहीं पानी गर्म हो रहा है वहाँ पर से भाप निकलते हैं, अगर हाथ वाथ में लग जाता है तो जल जाता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हीट होती है उसमें। तो मीथेन भाप के साथ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 1273 डिग्री के 1273 केल्विन यानी 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन देती है। यह विधि डाई हाइड्रोजन के औद्योगिक उत्पादन में अपनाई जाती है। ये देखिए, मीथेन को आप बहुत ज़्यादा गर्म करते हो, 1273 केल्विन यानी 1000 डिग्री में पानी के भाप के साथ रिएक्ट कराते हो, तो ये बनता है CO+3H2, इसको भाप गैस भी कहते हैं, भाप गैस, CO+3H2। इस हाइड्रोजन को पाने का ये भी एक तरीका है। हालांकि हाइड्रोजन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि जल का आप विद्युत अपघटन करिए। जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग निकलते हैं। ये अलग बात है कि उसमें उतनी ही विद्युत खप जाएगी, यूज हो जाएगी, ठीक है। अब है ताप अपघटन। आप इनको गर्म करते हो लेकिन हवा नहीं होनी चाहिए, वहां पर ऑक्सीजन रहेगी तो जल जाएगा ये, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना है आपको। तो जो बड़े अणु हैं जिनमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है वो छोटे अणुओं में टूट जाते हैं जिनमें कार्बनों की संख्या कम होती है। जैसे यहाँ पर देखिए C6H14 है, यानी कि हेक्सेन है। हेक्सेन को अगर आप 500 डिग्री सेल्सियस यानी 773 केल्विन पे गर्म करते हो तो ये अलग अलग चीज़ों में टूट जाता है। किस में टूट सकता है देख सकते हैं। तो एक तो ये जो है C6H12 बना रहा है, C6 है, ध्यान रखेंगे, तो ये हेक्सेन हो गया, इसमें से सिर्फ हाइड्रोजन निकला।
या क्या हो सकता है कि 4 कार्बन और 2 कार्बन वाले में टूट गया, या 3 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन वाले में टूट गया। मतलब कि जो हेक्सेन है वो ब्यूटेन में, एथेन में टूट सकता है, या प्रोपेन है, एथेन है, मीथेन है, इनमें टूट सकते हैं। लेकिन गर्म करते समय हवा नहीं होनी चाहिए। उच्चतर एल्केन उच्च ताप पर गर्म करने पर निम्नतर एल्केनों या एल्कीनों में अपघटित हो जाते हैं, क्योंकि ये एल्कीन बना है ना, हेक्सिन। ऊष्मा के अनुप्रयोग से छोटे विखंड बनने की ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया को ताप अपघटन या पायरोलिसिस कहते हैं, या भंजन, क्रैकिंग कहते हैं। पायरो शब्द ना उच्च तापमान के लिए यूज किया जाता है। ये 25-50-100 डिग्री के लिए पायरो शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सैकड़ों हजारों डिग्री सेल्सियस के लिए पायरो टर्म का उपयोग करते हैं। और इसको नापने वाली एक अलग से मीटर होती है, थर्मामीटर इसको नहीं नाप सकती, इसके लिए अलग से एक मीटर होती है जिसको पायरोमीटर कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से सूर्य के अंदर के तापमान को पायरोमीटर से नापते हैं। आपको पता है सूर्य के अंदर का तापमान 18 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, 18 करोड़, ठीक है। तो ये पायरोमीटर भंजन क्रैकिंग है, जैसा मैंने बताया वैसे टूट रहे हैं। ये 6 कार्बन वाला अलग अलग छोटे में टूट रहे हैं। एल्केनों का भंजन एक मुक्त मूलक अभिक्रिया मानी जाती है। केरोसिन तेल या पेट्रोल से प्राप्त तेल गैस या पेट्रोल गैस बनाने में भंजन के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। हम क्या करते हैं, पेट्रोल को तोड़ते हैं या केरोसिन को तोड़ते हैं, उसमें बड़े वाले एल्केन हैं, उनके टूटने से गैस बनती है, उसको पेट्रोल गैस या तेल गैस के नाम से जानते हैं। इन गैसों का उपयोग हम ऊष्मा प्राप्त करने के लिए ही करते हैं, जलाने के लिए ही करते हैं। लेकिन जहाँ पर पेट्रोल नहीं डाल सकते वहाँ पर वो गैस यूज हो जाता है। उदाहरण स्वरूप डोडेकेन। डोडेकेन का मतलब 12 वाला, कार्बन 12, जो केरोसिन तेल का घटक है, मिट्टी तेल जिसको बोलते हो, उसमें डोडेकेन है। उसको 973 केल्विन यानी 700 डिग्री पर प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल किसी एक की उपस्थिति में गर्म करने पर हेप्टेन यानी 7 कार्बन वाला और पेंटीन यानी 5 कार्बन वाला एल्कीन बनता है। ये देखिए 12 कार्बन वाला डोडेकेन है। इनको आप उच्च तापमान में उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किए तो एक 7 कार्बन वाला, एक 5 कार्बन वाला और भी कुछ उत्पाद जैसे कि H2 बनेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन बनेंगे। क्योंकि यहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो ना, ये C12 होना चाहिए, ये H12 होना चाहिए। H12 नहीं है तो हाइड्रोजन निकला साथ में, क्योंकि ये पेंटेन नहीं है, ये पेंटीन है, जो कि एल्केन नहीं है, एल्कीन है, डबल बंध वाला है, ठीक है। अब है संरूपण। संरूपण का मतलब है कि उसकी जो संरचना है उसमें थोड़ा बदलाव आ जाना, उसको संरूपण कहते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये, तो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। मिलते हैं, ठीक, थैंक यू।